ग्लोबल इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आज हम बात करेंगे बागली क्षेत्र से भूतपूर्व विधायक दीपक जोशी, बीजेपी की सरकार में रहे शिक्षा मंत्री दीपक जोशी जी से। नमस्कार सर, ग्लोबल इंडिया टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। देश की जीडीपी सरकार के लिए बड़ी चुनौती का कारण बन गई है। जीडीपी का बार बार जिस तरह से घटना हो बड़ी चुनौती का कारण है। सरकार इस दलदल से कैसे निकल पाएगी? नहीं, देखिए, कोरोना काल में पूरा विश्व कहीं ना कहीं संक्रमित हुआ और पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया। अमेरिका जैसा देश भी, जो कि विश्व का सबसे धनाढ्य देश माना जाता है या कहीं ना कहीं नेतृत्व करता देश माना जाता है, उसकी स्थिति भी आज खराब है। भारत जो कि बड़ी तेज़ी से विकसित राज्यों की तरफ से साथ साथ विकासशील देशों की तरफ जा रहा था, ऐसे दृष्टिकोण में लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद हमारी यहाँ जो सामाजिक ताना बाना है, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी संख्या में बहुसंख्यक ऐसे रोजगार वाले लोग हैं जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में काम के लिए जाते हैं, सिर्फ वो वहीं पे वो काम कर सकते हैं। बहुत से दक्षिण भारतीय लोग हैं जो उत्तर भारत में काम के लिए आते हैं। तो ऐसे दृष्टिकोण में बड़ी संख्या में इस कोरोना के कारण बहुत हमारे यहाँ मजदूर भाइयों का, जो फैक्ट्रियों का संचालन करते हैं, उनका पलायन हुआ। लॉकडाउन खुलने के बाद अनलॉक की स्थिति में जब इनको वापस बुलाने की बात आई तो उसमें बहुत से लोग पहुँचे, बहुत से लोग नहीं पहुँचे। तो हमारा जो औद्योगिक उत्पादन था कहीं ना कहीं पीछे हुआ, कम हुआ। दूसरा, शासन को जो निर्धारित राजस्व आता था उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आई। तो ऐसे दृष्टिकोण में मध्य प्रदेश में भी सरकार ने मध्य प्रदेश के साथ भारत सरकार ने भी पूरी कोशिश की कि कैसे हम अपने आम आदमी के जीवन को सुचारू रूप से संचालित कर सके। उसके लिए एक राशन कार्ड, एक देश एक राशन कार्ड जैसी योजना लाए। 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल देने की व्यवस्था की गई। लेकिन इन व्यवस्थाओं के साथ साथ जो उत्पादन होना था वो उत्पादन कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ। तो ऐसे दृष्टिकोण में हमारी जीडीपी कहीं ना कहीं घटती नजर आई और अभी जो आंकड़ा आया वो लगभग 24% के आसपास है। तो ऐसे दृष्टिकोण में इस जीडीपी को वापस प्राप्त करने का काम हम सबको सरकार के साथ सहयोग के साथ करना चाहिए। और मुझे लगता है कि भारत बड़ी तेज़ी से इस चीज़ की तरफ आगे बढ़ेगा और अभी जो हमारा जीडीपी की कहीं कमी दिखी है वो अगली तिमाही में अच्छी स्थिति में आएगी। सर, बहुत सारे लोग रेलवे निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता उभर कर सामने आ रहे हैं। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है आज। सर, रेलवे निजीकरण होना आप किस रूप में सही मानते हैं? नहीं, भारत की आज़ादी के साथ बहुत सी बातें आई थी। आपको याद होगा कि पहले बैंकों का भी एक वो किया गया था, हाँ, सरकारीकरण। उस समय भी बातें आई थी कि सरकारीकरण होने के बाद सरकार सही दिशा में नहीं जाएगी। लेकिन आज हम देखते हैं कि बैंकों का जो परिदृश्य है, भारतीय स्टेट बैंक तो विश्व की सबसे बड़ी बैंकों में कहीं ना कहीं शुमार होती है। अच्छी बैंकिंग प्रणाली हमारे यहाँ की गई। रेलवे चूँकि उस वक्त अंग्रेजों द्वारा संचालित होती थी, उस संचालन के साथ साथ सरकार को उसको संचालित करना उस समय तात्कालिक नेताओं की आवश्यकता थी। लेकिन आज भारत जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा और हमारे यहाँ बड़ी संख्या में उद्योगपति लोग आगे आ रहे हैं, तो ऐसे दृष्टिकोण में अगर प्राइवेटाइजेशन किया जाए तो कहीं ना कहीं अच्छी गुणवत्ता के साथ लोगों को यात्रा करने का मौका मिल सकता है। शायद ये भावना रही होगी। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूँ कि अभी रेलवे का सरकारीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत जैसे देश में जहाँ अलग अनेक विषमताएं पाई जाती है, वो विषमताओं को कहीं ना कहीं देखते हुए इस सेवा को जारी रखने का काम सरकार द्वारा होना चाहिए। लेकिन सरकार ने कुछ क्षेत्रों में भी जैसे देने का प्रयास किया, तो वो क्षेत्र मेरे ख्याल से ठीक होंगे। उस क्षेत्रों में देने का प्रयास है, तो ये एक शुरुआत है, पूरा निजीकरण नहीं हो रहा। तो शुरुआत के साथ अच्छी गुणवत्ता की अगर ये सुविधा होगी तो जनता अपने आप कहेगी कि हमें प्राइवेट रेलवे चाहिए, तो अपने आप उसकी विस्तार हो जाएगा। लेकिन आज फिलहाल जो एक सरकार ने कदम उठाया, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रेलवे की गुणवत्ता सुधार के दृष्टिकोण से उठाया है और जो एक बोझ अनावश्यक रेलवे पर पड़ रहा था उसे भी दूर करने का शायद प्रयास होगा। इस नाते से सरकार ने एक कदम उठाया है, लेकिन ये कदम देर से देर उठाना ही पड़ेगा। इस नाते से अभी उठाया तो मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ठीक ही है। मतलब आपको लगता है कि रेलवे का निजीकरण होना चाहिए था? जी हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। सर, आप तो बीजेपी की सरकार में शिक्षा मंत्री के रूप में काम कर रहे थे। आज सरकार ने हर सेक्टर को प्राइवेट करने की बात कही है, शिक्षा को भी प्राइवेट करने की बात कही है। सर, बीजेपी की सरकार में एक तरफ मंत्री दावे से बोलते हैं कि सरकारी स्कूलों का लोकार्पण किया जाए, उन्हें अच्छे तरीके से बनाया जाए, और एक तरफ वो उसको प्राइवेट करने की बात कर रहे हैं। सर, एक तरफ वो गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं। सर, अगर स्कूल सारे प्राइवेट हो जाएंगे, सरकारी स्कूल खत्म हो जाएंगे, सरकारी टीचर खत्म हो जाएंगे, तो गरीब का बच्चा सर कैसे पढ़ पाएगा? नहीं, देखिए, प्राइवेट करने की कोई योजना सरकार की नहीं रही है। और हमारे यहाँ तो जो शिक्षा के लिए अधिकार के तहत बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के माध्यम से, जो अभी आपने देखा होगा 25% बच्चों को जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं उनको प्रत्येक निजी स्कूलों में जाने का अधिकार भी सरकार ने दिया है।
तो ऐसे दृष्टिकोण में वो बच्चे भी जो सरकारी स्कूल में नहीं जा सकते लेकिन प्रतिभा संपन्न है गरीब परिवार के, वो अपने नज़दीक के निजी स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं और आज उसका कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति भी देखने में आ रही है। लेकिन सरकार का मानना है कि शिक्षा हर व्यक्ति तक पहुँचे। तो ऐसे दृष्टिकोण में जहाँ 30 बच्चे हैं वहीं पे प्राथमिक शाला खोलने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है। अगर 3 किलोमीटर दूर है तो वहाँ 8वीं तक का स्कूल खुलेगा, अगर वहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी है तो 9वीं का स्कूल खुलेगा, 9 किलोमीटर की दूरी है तो हायर सेकेंडरी का स्कूल खुलेगा। तो शासन ने कि इसीलिए विकसित की कि कहीं ना कहीं बच्चों को शिक्षा उन तक पहुँच पाए। खास करके हमारी बेटियों को जो कि शिक्षा से कहीं ना कहीं दूर रहती, गांव से दूर जाना उनके लिए ठीक नहीं माना जाता समाज में आज भी। ऐसे दृष्टिकोण में हम देखते हैं कि लगातार विस्तार करने के कारण मैं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी 15 साल में लगभग दुगने हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला इस प्रदेश में खुली है। तो ये सरकार का दृष्टिकोण है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं हो, चाहे उसके लिए सरकार को वहाँ तक पहुँचना पड़े। तो आज ये प्रयास है। निजीकरण का सवाल अभी तक सरकार ने कहीं सोचा भी नहीं है, लेकिन निजी स्कूलों की तर्ज पर बच्चों को शिक्षा दी जाए इसकी कोशिश जरूर हो रही है। जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले, हर ब्लॉक में 5-5 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले। बाद में जैसे लर्निंग के लिए जो प्री स्कूल थे उनको भी खोलने का प्रयास किया। आज आंगनवाड़ियों को स्कूल से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ताकि बच्चा दूसरी तीसरी साल में ही अनाराम सीख ले, ABCD सीख ले। तो सरकार की योजना प्रयास है, लेकिन इन प्रयास में जनता जब तक जागृत नहीं होगी तब तक ये प्रयास सफल नहीं होंगे। ऐसे दृष्टिकोण में हमें शिक्षा के इस अधिकार का उपयोग अधिकतम करते हुए सबसे पहले कम से कम बच्चा 12वीं तक पढ़ जाए, क्योंकि अब 12वीं तक के स्कूलों की कमी हमारे यहाँ बहुत कम रह गई है। तो ऐसे दृष्टिकोण में पढ़ जाए, ये प्रयास हमारा होना चाहिए। बाद में उच्च शिक्षा के लिए भी उनके लिए मौके हैं, चाहे वो तकनीकी के क्षेत्र में जाना चाहें, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहें या कहीं ना कहीं डिग्री कोर्सेज में जाना चाहें। तो सरकार ने उनके लिए प्रयास किए हैं। आज मेरे ख्याल से कोई भी ब्लॉक स्तर का गाँव ऐसा नहीं है जहाँ पे कॉलेज नहीं होगा। तो ऐसे दृष्टिकोण में बच्चों को पढ़ाई के लिए अधिकतर प्रेरित करने का प्रयास होना चाहिए। निजीकरण के भी मेरे ख्याल से कोई संभावना मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की नहीं है। सर, जिस तरीके से कांग्रेस छोड़ भाजपा में बहुत सारे विधायक आए और भाजपा की राजनीति सक्रिय हो गई और बहुत हलचल मच गई, उसमें कहीं ना कहीं आपका भी एक बयान आया कि दीपक जोशी कहीं ना कहीं अपनी पार्टी से नाराज है। अब अगर दोबारा ऐसी राजनीति हमको देखने को मिलती है तो क्या आप भी कभी कांग्रेस की तरफ रुख मोड़ सकते हैं? नहीं, देखिए, राजनीति में मौके के साथ आगे बढ़ने का बहुत से लोगों ने प्रयास किया है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मेरी कोशिश ये है कि पार्टी में जो बातें हुई उन बातों को इस बात से जोड़ के नहीं लिया जाए कि मैं सिर्फ विधायक पद का दावेदार हूँ या मंत्री पद का दावेदार हूँ। मेरी कोशिश है कि उन कार्यकर्ताओं का संरक्षण जो भारतीय जनता पार्टी में सालों से काम करते आ रहे हैं, क्योंकि आज दो लोगों के बीच में टकराव तो है। कहीं कुछ लोग नए लोग आए, कुछ पुराने लोग हैं। बाद में पता चलता है कि नए लोगों की सुनवाई कुछ ज़्यादा है, पुराने लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। वहाँ तक भी ठीक है, लेकिन पुराने लोगों के हक को मारते हुए नए लोगों को हक देना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। इसी नाते से मैंने पार्टी प्लेटफॉर्म पे कई बार बात उठाने का प्रयास किया कि जो परिवार हमारी प्रतिबद्धता के साथ बंधा हुआ है उस परिवार के संरक्षण करने की भी हमारी जिम्मेदारी है। और मैंने कोशिश की पार्टी तक आवाज़ पहुँचाने की। पार्टी में इसको सुना भी गया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, संगठन मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको सुना भी है। जहाँ कहीं ठीक होने करने का बात हुई वो ठीक भी हुआ। लेकिन इन बातों को करने के दौरान कई प्रदर्शन ऐसा हुआ कि मैं कहीं ना कहीं नाराज़ हूँ। तो वो नाराज़गी का लक्षण सिर्फ यही कारण था कि उन कार्यकर्ताओं का संरक्षण, उन बातों को लेकर आज वो बातें तो मैं बता तो नहीं सकता, लेकिन वो बातें कहीं ना कहीं हुई है और उसी के कारण से वो बातें ठीक भी हुई। तो मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार में अगर बात रखता हूँ तो बात को सुना जाता है, तो मुझे बात बोलना चाहिए। और बोलने की जो व्यवस्था होती है उसमें कभी कभी कोई बात इस प्रकार से हो जाती है जिससे लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं नाराज़गी है, तो आज वो नाराज़गी का कारण नहीं है। सर, आप राजनीति में बहुत सक्रिय है और काफ़ी लंबा अनुभव हो रहा, अपना अनुभव साझा करें। देखिए, राजनीति में हमेशा लोग कहते हैं कि हम समाज सेवा के लिए आए, लेकिन राजनीतिज्ञों का जो आज की तारीख में हम दृश्य देखें तो समाज सेवा का लक्ष्य लेकर राजनीति में आने वाले बहुत कम लोग बचे। हमारे यहाँ सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस गांधीवादी विचारधारा पर चलने वाली पार्टी कहा जाता है। और मैं ये कहूँगा कि राजीव गांधी जी जैसा व्यक्तित्व इस देश का प्रधानमंत्री बना, काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी उन्होंने देश को दी, दूरसंचार की क्रांति उन्होंने लाई। तो ऐसे दृष्टिकोण में मैं ये कहूँ कि पार्टी के नाते कि राजीव गांधी का विरोध ये ठीक नहीं है। राजीव गांधी जी ने काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी तो इस देश की दशा दिशा बदलने वाले प्रधानमंत्री के रूप में रहे। आज नरेंद्र मोदी जी भी देश में कई पार्टी की विचारधारा जिसमें राष्ट्रवाद को सबसे बड़ा लक्ष्य मान के काम करने की बात कही गई,
उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय राजनीति के संदर्भ में मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि आज राजनीतिक पार्टियों से और राजनेताओं से जनता का विश्वास उठ रहा है। उसका कारण यह है कि राजनीति में जो काम करने वाला व्यक्ति है वो जब राजनीति में प्रवेश करता है तब उसका चेहरा, रहन सहन, बातचीत, इसमें एक सामान्य जन की बात परिलक्षित होती है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं आगे पहुंच जाता है, उसके रहन सहन में भारी अंतर, उसके पहनावे में भारी अंतर, तो जनता जब देखती है कि ये आदमी आज से 20 साल पहले ऐसा था और आज ये व्यक्ति इतना भारी बन गया, तो उसका कारण क्या? उस कारण को स्पष्ट करने की जिम्मेदारी हम लोगों की होना चाहिए। वैसे तो चुनाव के टाइम चुनाव आयोग ने बोला कि आपको अपना आय व्यय का ब्यौरा देना पड़ेगा, आपकी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसको छिपाया जाता है। तो ऐसे दृष्टिकोण में चुनाव पारदर्शी हो, राजनेता पारदर्शी रहे, इसकी व्यवस्था भी समाज में होना चाहिए। अभी ये व्यवस्था मेरे ख्याल से नहीं हुई है। राजनीतिक नेताओं को अपनी पारदर्शिता को प्रदर्शित करने के लिए जो प्रयास हो सकते हैं, मैंने देखा है कि राजनीति में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस चीज़ को कहीं ना कहीं पूरा करने का प्रयत्न भी किया। मेरे पिताजी से लेकर मैं ऐसे बहुत से लोगों की बात बता सकता हूँ जो लगातार पदों पर रहे, लेकिन जनता ने उनके बीच उनकी छवि एक अच्छे राजनेता के रूप में रही। उसको कायम रखने के लिए हमको कोई ना कोई वैसी व्यवस्था बनाना चाहिए जिसके के लिए आज की राजनीति में बहुत ज़्यादा जरूरत है। सर, लेकिन जब आज भारतीय जनता पार्टी में विधायक के रूप में चुने गए और जब आप विधायक के पद पर काम कर रहे थे, उस समय का जो कार्य देखा जाए तो बहुत सारे काम हुए वहाँ पर। लेकिन आज जो राजनेताओं की बात करी जाए या कांग्रेस छोड़ भाजपा में कुछ नेता हैं जो विधायक के रूप में काम कर रहे हैं, सर वो सब उपचुनाव के मुद्दे हुए या कोई ऐसे मुद्दे हुए जिसमें बहुत ज़्यादा मीडिया का प्रभाव रहा हो या उनका टीवी पर माध्यम रहा हो, सिर्फ ऐसे ही क्षेत्र में वो ज़्यादातर कार्य करते। गरीबों की सुनवाई बहुत कम हो गई है, बहुत सारे काम ऐसे जो नहीं हो रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मैंने कहा ना, चुनावी वादे आज की तारीख में इतने ज़्यादा बढ़ गए कि जनता को लगता है कि राजनेता जो बात बोल रहा है वो झूठी ही बोल रहा है, क्योंकि जनता से ना करने की कोई बात आज की राजनीति में मैंने देखा कि राजनीतिक में है ही नहीं। जिसमें अधिक वोट मिल जाए, जनता हमसे नाराज ना हो, क्योंकि लोकहित के निर्णय, लोकप्रिय निर्णय, दो चीज़ों में बहुत अंतर है। कितनी बार लोकहित का निर्णय ऐसा होता है जिसमें हजारों लोग नाराज होते, लेकिन वो आने वाले समय में लोकहित का होता। लेकिन बहुत से निर्णय ऐसे होते हैं जो लोकप्रिय बनाते हैं, लोकहित में नहीं होते। तो आज के पहले के राजनेता लोकहित के निर्णय करते थे, लोकप्रिय निर्णय नहीं करते थे। हम प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी को ही देखें कि उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी अभिनव योजनाएं इस देश को दी, जो सारे किसानों के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद रही, सारे गांव की तस्वीर बदलने वाली रही। लेकिन आज हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हम आपको इतना गेहूं दे देंगे, इतनी बिजली फ्री दे देंगे, इतना आपको पानी फ्री दे देंगे। ये बात कहकर वोटरों को लुभाने का जो एक तरीका राजनेताओं ने अपनाया, वो भारतीय राजनीति। सर, सिर्फ वो वादे कर रहे हैं, जनता के वादों को पूरा नहीं किया जा रहा है, सिर्फ वादों के आधार पर वोट बैंक मांगा जा रहा है, वोट मांगे जा रहे हैं। नहीं, वादे के साथ साथ जो व्यवस्था बनाई जाती है उसमें भ्रष्टाचार, ये एक बहुत बड़ी हमारे देश की आज की तारीख में कमजोरी है। अगर वादे पूरे करने का तरीका है, वादे आपने बोला है कि हम ये करेंगे, तो उसके क्रियान्वयन की जो तरीका है आम जनता तक पहुंचने का, जैसे प्रधानमंत्री अटल जी ने एक सड़क बना दी, उसमें ये नहीं कहा कि उसमें गरीब लोग चलेंगे कि अमीर लोग चलेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड उन्होंने दिया तो सब किसानों को दे दिया। तो ऐसे दृष्टिकोण में कई भी योजना बने, जैसे बिजली फ्री देने की बात होती है, या बिजली हम 100 रुपये कर देंगे, कोई कहता हम 200 रुपये कर देंगे, लेकिन उससे वो भुगतान जो नियमित बिजली के बिलों का भुगतान करता है, उसका दिल कहीं ना कहीं कचोटता है कि देखो हम तो बिजली का बिल लगातार भुगतान कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं और उन लोगों के लिए व्यवस्था कर दी। तो ये राजनीति में कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। लोकहित के निर्णय होना चाहिए, लोकप्रिय निर्णय के बजाय। सर, आपने अपने पिताजी से राजनीति के अनुभव में क्या क्या सीखा, साझा करें? देखिए, मेरे पिताजी और मेरा संबंध सिर्फ उतना ही जितना पिता पुत्र का होता। मेरे पिताजी जब राजनीति में थे, मैं बहुत छोटा था, तो उस दृष्टिकोण में छोटे बच्चे के रूप में तो उनसे हम बहुत दूर रहते ही थे, क्योंकि डर रहता था पिताजी का। लेकिन मैंने सिर्फ उनकी 2-3 बातें जो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में मुझे देखने को मिली। एक तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो स्कूल में पढ़ाई के दौरान मैंने पैसे चुराए थे, तो मेरे पिताजी तो माताजी ने शिकायत की, तो पिताजी ने मुझे कुछ नहीं बोला, अपने शिक्षक के हवाले कर दिया, क्योंकि उनको लगता था कि बच्चे को शिक्षक से ही सीखना चाहिए, शिक्षक से ही बात करना चाहिए। ऐसे एक बार एक काम के तलाश में मेरे क्षेत्र में, चूँकि बड़ी संख्या में खांडसारी शक्कर मिलें थी, उन शुगर मिलों का जो रॉ मटेरियल होता है मोलाइसिस, उससे शराब बनती है,
कुछ लोग आए जो शराब बनाना चाहते थे, मेरे पिताजी ने उनको मदद भी करी, उनको लाइसेंस भी दिलवाया। लेकिन लाइसेंस के साथ वो जो जिनने लाइसेंस लिया था उन्होंने मुझे पार्टनर बनाने की बात की थी, तब मेरे पिताजी ने सिरे से नकार दिया था कि शराब का धंधा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। तो ऐसे दृष्टिकोण में मेरे पिताजी ने उन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं दूरी बना के रखा। जब हम पढ़ते थे, कॉलेज लाइफ में आ गए, तो अगर हमारे पास कपड़ों के अलावा जो उन्होंने दिलवाए, उस कपड़े के अलावा अगर दूसरी कोई चीज़ दिख जाती थी तो फ़ौरन पूछते थे कि कहाँ से आई, कहीं गलत तरीके से तो नहीं आई। सरकारी साधनों का उपयोग हम कर नहीं सकते थे। मैं उनका पोता, हम लोग कहते हैं कि ब्याज मूल से ब्याज बड़ा होता है, लेकिन पोते को भी उन्होंने गाड़ी देने से मना कर दिया था। तो उनकी गाड़ी से हम बहुत दूर बना के रखते थे, उनके पद से हम बहुत दूर बना के रखते थे। उन्होंने हमको यही सिखाया कि पद जो होता है वो जनता की सेवा के लिए होता है, ना कि स्व सेवा के लिए। स्व सेवा अपने संसाधनों के माध्यम से होना चाहिए और जनता की सेवा सरकारी संसाधनों में। उस सरकारी संसाधनों में हम कहीं डाका नहीं डाले। शायद उनका यही मूल हमारे साथ आज भी कहीं ना कहीं है। हमारी भी पूरी कोशिश होती है कि सरकारी संसाधन हम जनता के लिए लेके आए हैं, उस संसाधनों का उपयोग जनता के लिए करें। अपने जो संसाधन है, अपने परिवार के जो संसाधन है, पूर्वजों के संसाधन, उनका उपयोग करते अपनी जीविका चलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सादा जीवन उच्च विचार के साथ जीने वाले दीपक जोशी जी से आज हमने बात करी। कैमरामैन सुनील के साथ रिपोर्टर मेघा जैन।